हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको IRFC के आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करने पे आपको कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मार्केट में जो भी न्यूज़ चल रही है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं होप करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो देखिए, सबसे पहले IRFC का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, ये इनकॉर्पोरेट हो गई थी 1986 में। मतलब इस आईपीओ को आए हुए, मतलब इस आईपीओ को नहीं, मतलब कंपनी को चलते हुए प्रेजेंट मार्केट का प्रेजेंस इसका 35 साल से ज़्यादा का हो गया है। तो कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। और मेन बात ये है, ये जो कंपनी है वो पूरी एक PSU कंपनी है। मतलब ये पब्लिक सेक्टर, मतलब इसका जो ओनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब पूरी कंपनी अभी खरीदी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चल रही है। अब देखिए, इसका नाम क्या है, रेलवे फाइनेंस। मतलब ये रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है। मतलब जो रेलवेज की मालगाड़ी वगैरह होती है तो रेलवेज को उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पैसे का बंदोबस्त करने का काम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन करती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, फिस्कल ईयर 2019 के अंदर जो इंडियन रेलवेज के टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे वो थे 1334 बिलियन, जिसमें से IRFC ने अकेले ने फाइनेंस किए थे 525.35 बिलियन। मतलब 39.34 एक्सपेंडिचर पूरे रेलवेज के IRFC ने फाइनेंस किए थे। तो अब आप ये देखिए, और जिसका एक बहुत बढ़िया बात है, मतलब जितना रेलवेज का धंधा, मतलब जितना रेलवेज के एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतना IRFC का धंधा बढ़ेगा। क्योंकि अब आप ये देखिए, क्या आपको लगता है कि क्या रेलवेज, इंडियन रेलवेज जो कि इतना बड़ा है, उसका धंधा, मतलब उसके एक्सपेंडिचर्स कभी कम होंगे? तो देखिए, इसके एक्सपेंडिचर्स अगर कभी कम नहीं होंगे तो IRFC का धंधा भी कभी कम नहीं होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल को ये फॉलो करते हैं ताकि ये रोलिंग स्टॉक एसेट को फाइनेंस कर सके। और ये 30 साल तक का इनका लीज पीरियड होता है। मतलब 30 साल तक ये लोन, मतलब जो प्रोवाइड होता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं अपने रेलवेज को, जिसके अंदर उनका टाइम पीरियड होता है 30 साल। मतलब रेलवेज को वो पैसा 30 साल तक चुकाना होता है IRFC को। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और मेन बात ये है, आपको पता होना चाहिए कि IRFC इस कंपनी का एक भी NPA नहीं है ऑन डेट। अगर 30 सितंबर 2020 तक की मैं बात करूं तो इसका एक भी NPA नहीं है। मतलब जो भी इन्होंने पैसा डाला है, जो भी इन्होंने लोन दिया है, उसका पैसा इनको मिला है। एक भी इनका अभी तक NPA नहीं बना है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और ये एक बहुत बढ़िया बात है कि जितना रेलवेज का धंधा बढ़ेगा उतना IRFC का धंधा बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बढ़िया स्टॉक मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए, स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियन रेलवेज ग्रोथ, ये इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जितना इंडियन रेलवेज के अंदर ग्रोथ होगा उतना IRFC में भी ग्रोथ नजर आएगा आपको। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, साउंड क्रेडिट रेटिंग। देखिए, क्रिसिल, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने इसको AAA रेट किया है। और ICRA जो टॉप 2 रेटिंग, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इसको AAA रेट किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब जो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है उनको भी कंपनी ने AAA दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये कंपनी बहुत बढ़िया पोजीशन पे खड़ी है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए, कंपिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब जो कंपनी जितने कॉस्ट पे पैसा उठाती है उसके बीच में कंपनी को बहुत बढ़िया मुनाफा होता है। और देखिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब पिछले साल का अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखे तो कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट भी इनका एकदम बढ़िया है। ज़्यादा एसेट्स और लाइबिलिटीज एकदम नी के बराबर है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके ऑन डेट एक भी NPA नहीं है, तो ये इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है।
और अगर मैं मैनेजमेंट टीम की बात करूं तो इनकी पूरी मैनेजमेंट टीम एकदम एक्सपीरियंस है और हर मैनेजमेंट मतलब हर एम्प्लॉय के पास लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो देखिए जब इतना एक्सपीरियंस होता है और एकदम कंपनी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है तो ये एक बहुत बढ़िया बात मानी जाती है और ये कंपनी के लिए भी अभी बढ़िया बात है। अब ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? देखिए एक तो सबसे पहली बात तो ये कि कंपनी अपने धंधे को बढ़ाना चाहती है, मतलब कंपनी अभी आज जिस लेवल पे खड़ी है उससे और ऊपर लेवल पे कंपनी जाना चाहती है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो उसके लिए उसको फंड की जरूरत है, तो इसीलिए वो कंपनी आईपीओ का जो भी पैसा आएगा उसे कंपनी अपने धंधे को बढ़ाएगी। और जो दूसरा है वो है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, मतलब जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालिए। अब आप कंपनी का रेवेन्यू देखिए। सबसे पहले 2018 में कंपनी के 9,207 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था और अब ये हो गया है, ये देखिए 13,421 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू फिजिकल ईयर 2020 में हो गया है। अब आप ये देखिए हाफ ईयरली का भी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 7,384। अब आप ये मत सोचिए कि ये इस साल से कम हो गया, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 6 महीने का है और ये पूरे साल का है। तो अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे देखेंगे ना तो ये 14,700 करोड़ निकल कर आएगा। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो लगभग 1,300 करोड़ का कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कंपनी का जो धंधा है वो पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ा है और कंपनी कंटिन्यूसली बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो ये लगातार बता रहा है कि लगातार जो कंपनी का धंधा है वो बढ़ रहा है। अब अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस देखेंगे तो देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस जितना कंपनी का धंधा बढ़ेगा उतने कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो इसमें बात करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी की नेट इनकम मतलब जो एट दी एंड कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है वो देखिए, 2002 करोड़ कंपनी ने 2018 में कमाए, फिर उसके बाद 2140 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद देखिए 3190 और अब आप ये देखिए 1887। अगर इसको भी अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करूंगा तो ये 3760 के लगभग निकल कर आएगा। तो ये अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो लगभग कंपनी का जो मुनाफा है वो 600 करोड़ बढ़ गया है और 20% का ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंपनी लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और ये भी देखिए कंपनी के जो मार्जिन परसेंटेज है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये देखिए मार्जिन परसेंटेज 21.7%, फिर 19.5%, फिर देखिए थोड़ा सा गिर गया लेकिन फिर से कंपनी वापस अपने लेवल पे आ गई। देखिए 23.8% हो गया, फिर से 25.6% कंपनी का जो मार्जिन परसेंटेज है वो हो गया। तो देखिए लगातार कंपनी के मार्जिन परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। ये लगातार बता रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है, तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे कंपनी का मुनाफा भी एक अच्छा खासा बढ़ने लगेगा। और अगर मैं इसके प्रमोटर्स की बात करूं तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि मतलब मेन तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है लेकिन नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आ रहा है, मतलब जो भी पैसा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास ही जाएगा। अब आप ये देखिए ये जो आईपीओ है ये 18 जनवरी 2021 को ओपन होगा और 20 जनवरी 2021 को ये क्लोज होगा। मतलब जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ क्लोज मतलब आईपीओ ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए इसका फेस वैल्यू देखिए, 10 रुपये का इसका इक्विटी मतलब 1 रुपये की मतलब जो एक शेयर की फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। और अगर इसके प्राइस बैंड की मैं बात करूं तो 25 से 26 का इसका प्राइस बैंड है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में है तो आप कट ऑफ प्राइस पे बिड लगाएंगे तो आप 26 रुपये एक शेयर का प्राइस मान के चले। और मार्केट लॉट की बात करूं तो 575 शेयर, मतलब अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको पूरे 575 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका इशू साइज देखिए आप 4,633 करोड़ का इसका इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू इतना है और ऑफर फॉर सेल इतना है। देखिए इसका एग्जैक्ट अमाउंट लिखा हुआ नहीं है लेकिन फ्रेश इशू ज़्यादा है। तो देखिए फ्रेश इशू क्या होता है, जो कि कंपनी अपने बिजनेस में पैसा लगाएगी, मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो कंपनी पैसा लगाएगी उसको फ्रेश इशू बोलते हैं। और ऑफर फॉर सेल मतलब गवर्नमेंट, ये पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट इसकी प्रमोटर है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर में यूज करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए।
अब आप ये देखिए कंपनी का टाइम टेबल, ये 18 से 20 ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इस मतलब जो अलॉटमेंट का जो कंपनी डिसाइड करेगी कि किसको अलॉटमेंट मिलना चाहिए किसको नहीं मिलेगा, वो 25 जनवरी को होगा। वैसे वो तो पूरा कंप्यूटर बेसिस पे होता है, ज़्यादा कंपनी को कुछ सोचने का नहीं होता है इसके अंदर। अगर मैं रिफंड की बात करूं, मतलब अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो 27 तारीख तक आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर आपने इसमें अलॉटमेंट मिल गई है आपको, तो 28 तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और अगर मैं इसके लिस्टिंग की बात करूं, तो 29 जनवरी को ये लिस्ट हो जाएगा। अब आप ये देखिए इसका जो लॉट साइज है, मतलब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम अगर इसमें अप्लाई करना है तो मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 575 शेयर्स होंगे और 26 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस है। तो वो प्राइस निकल कर आता है 14,950 रुपये। मतलब आपके पास जितना अमाउंट होना चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है इस IPO के अंदर। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में डाल रहे हैं तो आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 7,475 शेयर्स होंगे और जिसमें अमाउंट निकल कर आएगा 1,94,350। देखिए ये IPO एकदम बढ़िया है और मेरे को भी एकदम बढ़िया नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर 1,94,000 इसलिए है क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के अंदर 2 लाख से ऊपर की बिड नहीं लगा सकते। और इसकी प्रमोटर होल्डिंग की मैं बात करूं तो IPO से पहले प्रमोटर मतलब जो गवर्नमेंट है उनके पास 100% स्टेक इस कंपनी में था और अब 86% स्टेक होगा। तो मतलब गवर्नमेंट 14% स्टेक इसका बेच रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हर गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट का स्टेक 75% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभी IRCTC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सेल का गवर्नमेंट OFS लेकर आ रही है। तो आपको ये लिस्ट होगा उसके 3-4 महीने में इसका भी OFS देखने को आपको मिल सकता है। और रही बात इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इसका अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं तो पिछले 5 दिन से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हाईएस्ट है इसका 2 रुपये। तो देखिए इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एकदम कम है, मतलब लगभग सिर्फ 8% इसका मतलब जो GMP है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो सिर्फ 2 रुपये हाईएस्ट, मतलब 8%। तो ये बता रहा है कि ये जो IPO है या इसमें आपको लिस्टिंग गेन कम मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मेन बात ये है कि इसके अंदर आपको डिविडेंड बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कंपनी उठा के देख लोगे तो उसके अंदर मेन बात ये है कि डिविडेंड बहुत बढ़िया मिलता है। तो एज अ इन्वेस्टर आप ये इन्वेस्ट करते हैं कि आपको हर साल डिविडेंड मिले ताकि आपको थोड़ा सा कैश इनफ्लो हो। लेकिन मेरे ख्याल से एक डिविडेंड के बेसिस पे भी एक बढ़िया स्टॉक है। और अगर पहली बात तो ये है कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडियन रेलवेज ग्रो करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन रेलवेज के हर साल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियन रेलवेज के एक्सपेंडिचर्स हर साल बढ़ेंगे तो आपको यह भी लगना चाहिए कि जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है ये कंपनी का बिजनेस हर साल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 40 से 45% एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस ये करता है। तो देखिए अगर उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये कंपनी का धंधा भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम बढ़िया शेयर है। मतलब इसको आप लेके छोड़ दीजिए, ये आपको कैश इनफ्लो में ही इतने बढ़िया रिटर्न देगा कि आपको ये बेचने का कभी मन नहीं करेगा। और रही बात अगर लिस्टिंग गेन वालों को अगर इसमें पैसा डालना है तो देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि 15 से 20% मैक्सिमम इसके अंदर आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो अभी GMP चल रहा है और ये IPO भी बहुत बड़ा है, मेन 4,700 करोड़ का ये IPO है। तो अगर आप इसमें ये सोच रहे हैं कि ये 200-300 टाइम से सब्सक्राइब्ड हो जाएगा तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मेरे ख्याल से मैक्सिमम ये 20 या मिनिमम ये 5 टाइम सब्सक्राइब्ड होगा, ज़्यादा ये 20 टाइम से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मेरे को इसमें नहीं लगता है। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से इसमें आपको पैसा नहीं डालना चाहिए। शायद अगर इंडिगो पेंट में लिस्टिंग गेन के लिए अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं आपको उसके लिए ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर लिस्टिंग गेन के लिए पैसा नहीं डालना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें आपको पैसा डालना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको IRST के जो मैंने IPO की वीडियो आपको बताई वो आपको बढ़िया लगी होगी। अगर आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसी तरीके की वीडियोज अगर आप और चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा नहीं आपका भी चैनल है। अगर आप कुछ मांगोगे मेरे से, अगर आपको किसी शेयर का एनालिसिस चाहिए, अगर आप किसी में आपको लॉस हो रहा है तो आप उसके
रिगार्डिंग मेरे से पूछोगे तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। देखिए मेरा मेन मोटिव यही है कि लॉस नहीं होना चाहिए किसी को भी। और देखिए लॉस होता है, मेरे को भी बहुत लॉस हुआ है लाइफ के अंदर, लेकिन उस लॉस से सीखना बहुत जरूरी है। हमको लॉस क्यों हुआ, देखिए उसके बाद निराश नहीं होना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता पड़े कि ये आईपीओ में उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।